उससे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जब हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी रीडिंग के ऊपर, रीडेबिलिटी के ऊपर, क्रॉलेबिलिटी के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट पे राइट टेक्निकल एसईओ कैसे कर सकते हो, एंड आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट देंगे कि आप अगर इन बातों का ध्यान रख के अपनी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ सही से करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे ट्रैफिक इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेंगे, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होगी। क्योंकि दोस्तों, टेक्निकल एसईओ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट के एसईओ के लिए। नो मैटर आप कितना भी अच्छा कंटेंट डालो, नो मैटर आप कितने भी अच्छे बैकलिंक्स बना लो, बट अगर आपकी वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ अच्छा नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को सही से रीड नहीं करेगा। एंड क्योंकि वो सही से रीड, क्रॉल, फेच नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छा रैंक नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ एंड देखते हैं कि टेक्निकल एसईओ की प्रैक्टिकल चेकलिस्ट क्या है जो आपको 2023 और आगे आने वाले ईयर्स में फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो होता है क्रॉलिंग। दोस्तों, क्रॉलिंग जैसा कि नाम बताता है, इससे ये डिफाइन होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट पे जब आता है तो उसको क्या दिखाई देता है, वो क्या पढ़ेगा, क्या नहीं पढ़ेगा, कौन कौन से लिंक्स को फॉलो करेगा, कौन कौन से कंटेंट को फॉलो करेगा, क्या फॉलो नहीं करेगा, किसको अवॉइड करेगा। तो इसके लिए हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हमारी वेबसाइट क्रॉल फ्रेंडली हो एंड हम गूगल को एग्जैक्टली बताएं कि हमें अपनी वेबसाइट पे क्या क्रॉल करवाना है, क्या क्रॉल नहीं करवाना है। जिसके लिए हम robot.txt का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम गूगल को बताते हैं कि कौन से सेक्शन को उसको अवॉइड करना है एंड कौन से सेक्शन को उसको एक्चुअली में रीड करना है। जैसे मैं अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो जैसे आपकी वर्डप्रेस साइट है, तो आप नहीं चाहोगे गूगल आपकी वर्डप्रेस के बैकएंड को रीड करे, राइट? तो उसके लिए आप वर्डप्रेस के बैकएंड को अपने robot.txt में डिसअलाउ कर सकते हो एंड बाकी पूरी वेबसाइट को अलाउ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जितने भी एसईओ प्लगइन्स है वो एक सही तरीके की robot.txt फाइल बनाते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा, आप कोई भी जैसे ही एसईओ प्लगइन डालते हो तो आपका robot.txt और क्रॉलिंग का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर हो जाता है। आप सही यूआरएल्स को अगर क्रॉल कराते हो, सही पेजेस को क्रॉल कराते हो, तो ये आपको हेल्प करता है गूगल में ज्यादा अच्छा रैंक करने में एंड एरर फ्री भी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बड़े दोस्तों तो वो होता है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग से क्या मतलब है? लेट्स सपोज आपने कोई आर्टिकल पब्लिश करा है पर वो गूगल के डेटाबेस में है ही नहीं, मतलब गूगल ने उस यूआरएल को क्रॉल करा पर गूगल ने अपने सर्च में उसको इंडेक्स नहीं करा, मतलब उसको शो नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर यूआरएल को। तो नो मैटर आप कितने भी आर्टिकल्स डाल लो, अगर आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं करेगी। तो इंडेक्सिंग के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपनी वेबसाइट पे साइट मैप बनाना होता है एंड उस साइट मैप में वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है जो आप गूगल में इंडेक्स करना चाहते हो। जैसे लेट्स सपोज आप पोस्ट को इंडेक्स करना चाहते हो तो आप पोस्ट को अपनी साइट मैप में इंक्लूड करोगे। आप पेजेस को कराना चाहते हो तो आप पेजेस को इंक्लूड करोगे। कैटेगरी को कराना चाहते हो तो कैटेगरी को आप इंक्लूड करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप गूगल के अंदर इंडेक्स करवाना चाहते हो, जो आप चाहते हो गूगल अपने डेटाबेस में स्टोर करे, उसको आपको अपने साइट मैप में इंक्लूड करना होता है। एंड अगेन ये सारे एसईओ प्लगइन्स जो होते हैं वो आपको बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन देते हैं ये बताने का कि आपको अपने साइट मैप में क्या क्या इंक्लूड करवाना है, कौन कौन से यूआरएल्स। तो आप इजीली उसमें ये सेटिंग करके आप सिर्फ वही पेजेस को इंडेक्स कराओ जिसको आप रैंक करवाना चाहते हो या फिर जिन पे आप ट्रैफिक लेना चाहते हो। आपको कभी भी साइट मैप में डुप्लीकेट पेजेस, डुप्लीकेट कंटेंट या फिर थिन कंटेंट को नहीं रखना होता है, क्योंकि ये गूगल की रैंकिंग्स के लिए अच्छा नहीं होता है। गूगल में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए ये अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ वैसा ही कंटेंट रखना है जो कि हाई क्वालिटी हो एंड यूजर को वो वैल्यू प्रोवाइड करे। दोस्तों, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और साइट मैप चेक करने के लिए, सबमिट करने के लिए गूगल का खुद का ऑफिशियल टूल आता है, गूगल सर्च कंसोल। उसमें जाके आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो। वेबसाइट सबमिट करने के बाद आप उसमें साइट मैप सबमिट कर सकते हो एंड वहां पे फिर जितने भी एरर्स होते हैं आपके साइट मैप, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग रिलेटेड, गूगल आपको शो करता है। उन सबको आप चेक करके अपनी वेबसाइट के वो सारे इश्यूज को फिक्स कर सकते हो एंड अपनी वेबसाइट को अच्छी क्रॉलेबल, इंडेक्सेबल एंड रैंकेबल वेबसाइट बना सकते हो। सेकंड पॉइंट की तरफ बड़े दोस्तों, जो टेक्निकल एसईओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दोस्तों आपकी वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली होना। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे आपको पता है दोस्तों, गूगल एक मोबाइल फ्रेंडली फर्स्ट इंडेक्सिंग पे काम करता है। मतलब गूगल ये चाहता है कि आपका जो वेब पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, वो मोबाइल पे काफी अच्छी दिखे। आप गूगल के मोबाइल फ्रेंडली टूल का यूज करके ये चेक कर सकते हो कि क्या आपकी वेबसाइट
गूगल में मोबाइल फ्रेंडली है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो कहीं ना कहीं ये इतना अच्छा रैंक नहीं करेगी मोबाइल में। डेस्कटॉप में शायद कर जाए पर मोबाइल में वो नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को हमेशा गूगल की मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट में टेस्ट करना है एंड ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट वो टेस्ट को पास करे, तभी जाके आप अच्छी रैंकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो गूगल पे अपनी वेबसाइट की। थर्ड पॉइंट की तरफ बड़े दोस्तों, मोबाइल फ्रेंडली के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है पेज स्पीड। पेज स्पीड के लिए गूगल ने अपना खुद का टूल बनाया हुआ है पेज स्पीड इनसाइट्स करके। वहां पे ये अपनी वेबसाइट को टेस्ट करते हैं मोबाइल के लिए एंड डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ पे भी आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका स्कोर मोबाइल पे कम से कम 80 प्लस है और डेस्कटॉप में अबव 90 और मे बी 100। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट की दोस्तों मोबाइल स्पीड अच्छी नहीं है तो यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होगा, एंड क्योंकि यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होगा ये हाई बाउंस रेट में इफेक्ट करेगा, जो कि आपकी रैंकिंग को अल्टीमेटली इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोबाइल फ्रेंडली होने के साथ साथ आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग भी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी लोड होनी चाहिए, एंड गूगल के पेज स्पीड इनसाइट्स और पेज स्पीड के वाइटल्स को वो पास करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़े दोस्तों, तो वो होता है आपको अपनी वेबसाइट पे जो भी आप पेजेस बना रहे हो उसमें राइट तरीके से आपको अपने हेडर टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को डालना है। दोस्तों लोग अक्सर ही गलती करते हैं कि वो अच्छे से अपना एसईओ टाइटल वगैरह डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, पोस्ट टाइटल डालते हैं, पर वो एसईओ टैग्स को जब ऑप्टिमाइज करने की बात आती है तो सही से नहीं करते हैं। मतलब वो डुप्लीकेट कैनोनिकल्स यूज कर लेते हैं, कैनोनिकल्स को सेल्फ कैनोनिकल नहीं करते हैं, एंड इसके साथ साथ वो अपने वेबसाइट में टेक्निकल एसईओ में ओजी टैग्स, ट्विटर कार्ड्स, इन सब की डिटेल्स को फिल इन नहीं करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके टेक्निकल एसईओ को इम्पैक्ट करता है। कैनोनिकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गूगल के लिए, क्योंकि ये गूगल को बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर पेज किसी पेज का डुप्लीकेट तो नहीं है एंड अपने में वो पेज ओरिजिनल है। तो बेसिकली ये ओरिजिनलिटी टेस्ट होता है आपके डिफरेंट पेजेस के लिए फॉर गूगल। तो ये मेक श्योर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर रहे हो उसके साथ आप जब यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पे आओ तो ये मेक श्योर करो कि आपके जो टैग्स हैं, जो यूआरएल्स हैं, वो सेल्फ कैनोनिकल हो, एंड उसके साथ साथ आपके ओजी टैग्स एज वेल एज ट्विटर कार्ड्स जो हैं वो भी फिल इन हो रहे हो। इन सबको चेक करने के लिए बहुत सारे एक्सटेंशंस आते हैं, डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन करके एक्सटेंशन आता है, जिसकी हेल्प से आप ये सारे टेक्निकल चीज़ों को चेक कर सकते हो। आपको सिंपली क्रोम में ऐड करना है। क्रोम में ऐड करने के बाद आप ये सारी चीज़ें चेक कर पाओगे कि किसी में कोई एरर तो नहीं है टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, कैनोनिकल्स में, या फिर और भी जितनी चीज़ें हमने अभी तक बताई हैं उन सब में। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बड़े दोस्तों, तो वो होता है स्कीमा को इम्प्लीमेंट करना। जब दोस्तों आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हो, किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट लिख रहे हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। कुछ आपके ब्लॉग पोस्ट होते हैं, कभी कभी जॉब पोस्टिंग होती है, कभी आप रिव्यू आर्टिकल डाल रहे होते हो, कभी आप वीडियो कंटेंट डाल रहे होते हो। तो इन सबको इजीली गूगल आइडेंटिफाई कर पाए इसके लिए आपको रिच स्कीमा का यूज करना चाहिए, जो कि गूगल को इजीली हेल्प करता है, एंड गूगल को नॉट जस्ट हेल्प करता है, वो गूगल को ये भी बताता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट है, ये पर्टिकुलर यूआरएल किस बारे में है। जैसे लेट्स सपोज आपने हाउ टू स्कीमा यूज करी है, तो गूगल को कहीं ना कहीं पता है कि इस ब्लॉग में आप कुछ हाउ टू के बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो आप अगर स्कीमा का यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली रैंकिंग्स के अंदर भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा अच्छा रैंक करते हो यूजिंग गुड स्कीमास, एंड आपका जो ओवरऑल सीटीआर आता है गूगल सर्च कंसोल पे वो भी काफी अच्छा आता है स्कीमा को इंप्लीमेंट करने से, क्योंकि ये यूजर को अलग से दिखता है, जो कि यूजर को रिजल्ट पे ज्यादा क्लिक करने के लिए फोर्स करता है, ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ज्यादा सीटीआर आपको हेल्प करता है अल्टीमेटली ज्यादा अच्छा रैंक करने में। दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो रिगार्डिंग है हमारे टेक्स्ट, इमेजेस एज वेल एज HTML रेशियो को लेके ऑन द वेब पेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं, हम कभी कभी क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा HTML यूज कर लेते हैं। तो होता क्या है, जो हमारा टेक्स्ट का रेशियो होता है वो कभी कभी HTML से कम हो जाता है। अब इससे फर्क ये पड़ता है कि गूगल को कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि वो HTML और टेक्स्ट में कंफ्यूज होने लगता है। तो हमें हमेशा ये मेक श्योर करना होता है अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते टाइम कि जो HTML और टेक्स्ट का रेशियो है उसमें टेक्स्ट ज्यादा होना चाहिए। मतलब हम जो टेक्स्ट पब्लिश कर रहे हैं, हम जो टेक्स्ट डाल रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू HTML। एंड नॉट जस्ट दैट, हम जो इमेजेस भी यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए इन साइज, वो प्रॉपरली कंप्रेस्ड एंड साइज्ड होनी चाहिए, ताकि वो हमारी पेज स्पीड भी इफेक्ट ना करे एंड हमारा टेक्निकल एसईओ भी इफेक्ट ना करे। नॉट जस्ट दैट, उसके साथ साथ अगर आप वीडियोज एम्बेड करते हो, ट्विटर कार्ड एम्बेड्स करते हो, तो ये भी आपके ओवरऑल कंटेंट को बहुत रिच बनाता है गूगल की रैंकिंग्स के अंदर। तो ये वो 6 पॉइंट था जिसका आपको ध्यान रखना है जब बात आती है अपनी वेबसाइट को टेक्निकली ऑप्टिमाइज्ड करने की। दोस्तों लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो होता है इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, जब हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी रीडिंग के ऊपर, रीडेबिलिटी के ऊपर, क्रॉलेबिलिटी के ऊपर, तो हमने वहां पे बताया था कि
इंडेक्सिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉलिंग से, मतलब जैसा आपका ब्लॉग क्रॉल होगा वैसे ही इंडेक्स होगा। तो इंडेक्सिंग को अगर आपको बेटर बनाना है तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप अपने सारे ब्लॉग के पेजेस को, ब्लॉग यूआरएल्स को अच्छे से आपस में लिंक कर रहे हो, इंटरनल लिंक कर रहे हो। एंड नॉट जस्ट दैट, आप एक्सटर्नली भी अच्छे से अगर लिंक करते हो अपने ब्लॉग के पेजेस को, अपने यूआरएल्स को, तो ये भी गूगल को क्रॉल करने में आपकी वेबसाइट को ईजी बनाता है। एंड अगर गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल सही से करेगा, इंटरनल लिंक आपने अच्छे से कराए, तो ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है ज्यादा बेटर रैंक करने में गूगल के अंदर। तो दोस्तों यही वो मेरी वीडियो थी अबाउट टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट। मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अगर आपके कोई फीडबैक्स है, कोई सजेशन है, कोई कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।